हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लेखपाल के लिए दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले एनवायरनमेंट आपका पूरा ख़त्म हो गया और उसका टेस्ट भी हो चुका है। आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम सिलेबस पर चलते हैं और इसके बाद आपको पूरा माइंड मैप बना देंगे कि कितनी क्लासेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सिलेबस देखें जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें ये सारे टॉपिक हैं। भारत में आपदा, और जो आपदा है वो गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में क्यों है ये भी बताया जाएगा। फिर जब आपदा आ जाएगी, सारी आपदाएं जान जाओगे कि कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, तो उसका न्यूनीकरण कैसे करेंगे जिसे शमन भी बोला जाता है, और इसका प्रबंधन कैसे करें, रोकथाम होती है, बचाव होता है, सारी चीज़ें। ठीक। फिर देखेंगे हम आपदा प्रबंधन अधिनियम। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है उसी के अंतर्गत ही एनडीएमए की स्थापना होती है, एसडीएमए की स्थापना होती है, एनडीआरआई की स्थापना होती है। एनडीआरआई नहीं, एनडीआरएफ होता है, और एसडीआरएफ की भी स्थापना होती है। तो ये चारों टॉपिक एक ही क्लास में आ जाएंगे आपके। और इसके बाद भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं, और फिर विश्व स्तर पर इसके लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। मीन्स 6 से 7 क्लासेज में आपका आपदा प्रबंधन विद करंट अफेयर्स, सारी संस्थाएं, सारा डेटा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर अल्टरनेट डे पर एक क्लास आने जा रही है, जैसे कि एनवायरनमेंट में हुआ था। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद एक फुल टेस्ट होगा और इसके बाद अगले सब्जेक्ट पर हम मूव ऑन करेंगे। कितनी टोटल क्लासेज कैसे आएंगी मैं बता दे रहा हूँ। शुरुआत में आपको जो मेन आपदाएँ हैं वो पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आज देखोगे आप भूकंप देखोगे। भूकंप के बाद जो दूसरी आपदा है वो है बाढ़। फिर एक बड़ी आपदा है चक्रवात, सूखा हो गया, है ना। फिर छोटी छोटी आपदाएं आ जाती हैं, वो देख लेंगे। तो 2 या 3 क्लासेज आपकी लगेंगी सभी टाइप की आपदाएं। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो संभावित क्षेत्र हैं उन आपदाओं से, उनके लिए क्या क्या प्रयास चलते हैं, चेतावनी वाले, रोकने वाले, इसके बाद उसके बाद के प्रयास क्या हैं, वो सारी चीज़ें वन बाई वन करके देखते चलेंगे। 3 क्लास के बाद चौथी क्लास में ये पूरा आ जाएगा आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम से लेके ये, और 1-2 क्लास ये लगेंगी तो यहाँ आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपदा है क्या ये समझ लीजिए। एक ऐसी दुर्घटना या घटना जिससे बड़े पैमाने पर जन, धन, पर्यावरण, इस सब की हानि होती है, उसे बोलते हैं आपदा। अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हुई और जन, धन, पर्यावरण इसकी हानि नहीं तो वह आपदा नहीं कहलाएगी। वो घटना तो कहलाएगी लेकिन आपदा नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में आप हो, वहां पर भूकंप आ गया, रेगिस्तान में भूकंप, और आप मतलब कोई भी वहां पर नहीं है, खाली निर्जन क्षेत्र है, वहां पर भूकंप आ गया, तो भूकंप कितनी भी तीव्रता का आए अगर कोई हानि नहीं हो रही है तो वो आपदा नहीं कहलाएगी। तो किसी भी चीज को आपदा कहलाने के लिए क्या जरूरी है, एक ऐसी अचानक होने वाली विनाशकारी घटना जो विनाश लाए, जिससे बड़े पैमाने पर जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण की हानि होती है, और वो हानि ऐसी होती है जिसे प्रभावित समुदाय अपने खुद के संसाधनों से संभाल नहीं पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपदा। अब जब कोई आपदा है तो अब आप क्या जानोगे कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं। मेनली 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। फिर प्राकृतिक में बहुत सारी आ जाती हैं, जलवायु संबंधित, भूगर्भीय संबंधित, जैविक आपदाएं। मानव निर्मित में भी अलग अलग टाइप की औद्योगिक आपदाएं हो गई है ना। और फिर मानव निर्मित बहुत सारे वायरस, आतंकवादी घटनाएं, तो बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो वो भी आपदा बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपदा को एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती क्यों बोला गया। तो पारंपरिक क्या होता है, पारंपरिक सुरक्षा चुनौती वह चुनौती जो सैन्य चुनौती हो वो होती है पारंपरिक, क्योंकि सुरक्षा के लिए मेनली क्या है, सेना का उपयोग होता है। तो सैन्य चुनौती होती है तो पारंपरिक, और सैन्य के अतिरिक्त अन्य जो चुनौतियां होती हैं जो किसी देश के नागरिकों के अस्तित्व के लिए खतरा हो, तो उसे बोलते हैं गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, और आपदा इन्हीं में से ही आती है। तो आपदा एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में क्यों है, क्योंकि वह चुनौती है जो सैन्य नहीं है लेकिन राज्य के नागरिकों के अस्तित्व के लिए खतरा है।
अब आपदाओं के प्रकार देख लेते हैं। प्राकृतिक होती है और मानव निर्मित, दो ही मेन प्रकार होते हैं। अब प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो पहला पार्ट है जल एवं जलवायु संबंधी, बाढ़, इसको हम आज ही पढ़ेंगे। चक्रवात नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में विस्तृत टॉपिक है। सूखा, लू, ओलावृष्टि, बादल फटना। ठीक है। अगला है भूगर्भीय आपदाएं। भूगर्भीय आपदाएं मतलब पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे ये आपदाएं आती हैं। जैसे भूकंप। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में क्या संचलन होता है उनका। जब संचलन होता है तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है। या भूगर्भ में जो ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार होते हैं, उससे भी भूकंप आ जाता है। सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब किसी समुद्र के अंदर भूकंप आ जाए, तो समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो उसकी लहरों में क्या है, तरंग उत्पन्न हो जाती है और उनकी हाइट कभी कभी 50 फीट 100 फीट तक पहुंच जाती है। तो उससे फिर क्या होता है, विनाश होता है। भूस्खलन। भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो गया, स्खलन हो गया, नीचे की ओर खिसक गए। हिमस्खलन, बर्फ का भी स्खलन होता है। इसके बाद तीसरा जो प्राकृतिक आपदाओं का प्रकार है वो है जैविक आपदाएं। जैविक में क्या होता है, महामारियां, जैसे कोविड-19। हालांकि ट्रम्प क्या बोलते थे, वुहान वायरस है। वुहान वायरस का मतलब इनका कहना था चाइनीज ने ये खुद से बनाया वायरस और छोड़ दिया, मतलब मानव निर्मित था। हालांकि इसे माना गया ये प्राकृतिक था। कीटों का हमला। 4-5 साल पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तान या ईरान तरफ से एक टिड्डी दल आया था और उनका हमला हुआ था, तो फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तो ऐसे कई बार कीटों का बड़े पैमाने पर हमला होता है, हजारों किलोमीटर में फसल का नुकसान हो जाता है। पशु महामारियां। पशुओं को महामारियां हो जाती हैं तो उनको भी आपदा घोषित करना पड़ता है ना। फिर मानव निर्मित आपदाएं देख लेते हैं। रासायनिक एवं औद्योगिक, जैसे भोपाल गैस त्रासदी कौन भूलेगा। 20,000 के लगभग लोग मारे गए थे उसमें, सोते सोते डेथ हो गई थी, गैस रिसाव हो गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। फैक्ट्री में विस्फोट हो जाए बड़े पैमाने पर। परमाणु और नाभिकीय विकिरण, जो आज का यूक्रेन है वहाँ पर घटना घटित हुई थी, चेर्नोबिल परमाणु प्लांट है वहाँ पर, और हजारों लोग प्रभावित हुए थे और आज तक प्रभावित होते हैं। जो क्षेत्र था वहाँ पर डीएनए बदल गया था जीवों का और आज भी उसमें बदलाव है। फुकुशिमा, जो आपका जापान में है, फुकुशिमा परमाणु प्लांट, वहाँ पर जब सुनामी आई थी तो उसको भी बहुत नुकसान पहुँचा था। बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएं, जैसे रेल या हवाई दुर्घटना। आग लगना बड़े पैमाने पर, जंगलों में आग लग जाती, जैसे अभी आपदा कहाँ पर हुई थी, लेटेस्ट बता रहा हूँ, कैलिफोर्निया में आग लग गई थी, पूरा शहर का शहर नष्ट हो गया था, है ना। अन्य बड़े आतंकी हमले हो जाएं, भगदड़ हो जाए, तो ये सारी आपदाएं मानव निर्मित है। अब प्रमुख आपदाओं पर चलते हैं, जहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है। पहली आपदा है भूकंप। सबसे ज़्यादा तथ्य इसी में है, इसी को जानेंगे। भूकंप होता क्या है, कैसे आता है, भारत में प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, नया भूकंप का मानचित्र जारी हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो भूकंप कहते किसे हैं, पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होते हैं, या सतह का जो एक प्रकार से बोलते हैं ना, सतह का हिलना, पृथ्वी की सतह का हिलना, जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, जन की, धन की, संपत्ति, पर्यावरण, इसकी हानि हो जाती, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, सतह वगैरह हिलती है। तो पृथ्वी की सतह पर अचानक से उत्पन्न कंपन होते हैं। अब ये कंपन क्यों उत्पन्न होते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी की ओर लेके जाते हैं तो समझ में आ जाए। पृथ्वी जो है, ऊपरी सतह को बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होती है ऊपरी सतह, वो 7 प्लेटों में डिवाइड है। मेन प्लेटें 7 हैं, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी हैं, है ना। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया, प्रशांत हो गया, यूरेशियन प्लेट, ये बड़ी प्लेट हैं 7। फिर छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट हैं, कोकोस, नजका वगैरह, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये 7 प्लेटें क्या हैं, तैर रही हैं, किस पर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर पर। ये मॉल्टन फॉर्म में है, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा द्रव और ठोस का जो बीच की स्थिति होती है उस फॉर्म में है एस्थेनोस्फीयर। इस पर प्लेटें तैरती हैं, संचलित होती हैं, तो को अगर आपस में जा रही हैं तो टकराएंगी, और जैसे ही टकराएंगी तो भूकंप आएगा। अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो भी भूकंप आएगा, क्योंकि संचलन तो हो ही रहा है। और कई बार क्या होता है, तीसरा जो होता है
उसमें रगड़ के चलती हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें ना टकराती है ना दूर जाती हैं, रगड़ के चलती हैं तो भी भूकंप आता है। तो 3 प्रकार के किनारे होते हैं। पहला होता है जब एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो कन्वर्जेंस बोलते हैं, जिसे अभिसरण प्लेट बोलते हैं या कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उसे बोलते हैं क्या, अपसरण। अपसरण, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जब ना दूर जा रही ना पास में, एक दूसरे से चिपक के रगड़ के चल रही होती हैं तो उसे बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक, 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं और भूकंप में यही तीनों प्रकार में से कोई भी एक हलचल हो तो भूकंप आता है। ठीक, फिर ये जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हो गया तो यहाँ से भी भूकंप आते हैं। अब जब भूकंप आता है तो भूकंप सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, सबसे नीचे। जो आपकी ये प्लेट हैं जहाँ पर इनका टकराव हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये तरंगें ऊपर आएंगी भूकंप की, और कहाँ पर आ जाएंगी, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जिस बिंदु पर ये मिलती हैं उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। जहाँ पर पृथ्वी पर अलग अलग तरंगें होती हैं। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, एक होती प्राइमरी, दूसरी होती सेकेंडरी, तीसरी होती एल तरंग। ठीक है। पी क्या होता है, ठोस द्रव गैस सभी में जा सकता है। एस क्या होता है, केवल ठोस में संचलन होता है। और ये वाली जो तरंग होती है, ये जो भूगर्भ, जब तरंगें, भूकंपी तरंगें पृथ्वी के सबसे ऊपर आ जाएं सतह पर, तो फिर ये तरंगें बन जाती हैं, एल तरंगें। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होती हैं। तो इन्हीं तरंगों को जब हम मापते हैं ना, तभी हमें पता भी चलता है कि भूकंप कहाँ से आया, अधिकेंद्र क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर इस भूकंप का क्या होता है, अलग अलग स्केल होती है। एक होती है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इस पर मापते हैं। तो इस पर क्या, इसकी तीव्रता मापते हैं। कई बार सुना होगा ना कि 5 पॉइंट इतने का भूकंप था, 6 पॉइंट का। तो ये एक रिक्टर स्केल है। दूसरी स्केल होती है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, इस स्केल पे इसकी विनाशकारी जो इंटेंसिटी होती है वो मापते हैं। तीव्रता और इस इंटेंसिटी में अंतर समझो कि हो सकता है तीव्रता तो 7 हो लेकिन विनाशकारी बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक, बहुत ज़्यादा विनाश भी ना इसने किया हो। और ये चेंज होती रहती है। जहाँ पर अधिकेंद्र होता है वहाँ ज़्यादा विनाशकारी होती है, थोड़ा जितना दूर चले जाते जाओगे कम हो जाएगी। तो मर्केली स्केल पर जो तीव्रता होती है वो स्थान और समय दूरी के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता होती है वो एक ही रहती है सारे क्षेत्रों में। जो भूकंप, एक भूकंप के लिए एक होती है। ये अंतर है दोनों में। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है, टेक्टोनिक। ये जो 7 प्लेटें बताई इन्हीं को ही बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है। ज्योग्राफी वाले जब आपके सब्जेक्ट आएंगे तो आपको पूरा ये बहुत डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो होता है लिथोस्फीयर। ये 7 बड़ी बड़ी और तथा कई छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। और ये हिस्से में क्या होती है, हलचल होती है। भारत में भूकंप देखें तो भारतीय प्लेट है जिसे बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किससे टकरा रही है, यूरेशियन प्लेट से, और इसकी वजह से ही भूकंप आ रहा है। भारत का नया भूकंपी मानचित्र अभी जारी किया है किसने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ने। BIS मानक निर्धारित करता है। अब जब उसने मानक निर्धारित कर दिए तो फिर वो बिल्डिंगों के लिए मैप भी निर्धारित करेगा, संरचना क्या होनी चाहिए, क्या बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, ये सारा काम BIS का है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किया, अभी 2025 में ही जारी किया। इसके पहले जो चल रहा था हमारा वो 20-23 साल पुराना था। 23 साल पुराने में और नए वाले में क्या अंतर है, पहले भूकंप के भारत में 4 जोन ही थे। पहला जोन तो था ही नहीं। यानी कि भारत में जो पहला जोन सबसे सेफ होता है वो तो कोई जगह है ही नहीं। भारत में जोन 2 से स्टार्ट होता है, 2 से जाके 5 तक था। यानी कि 2, 3, 4, 5 टोटल 4 थे। अब जो नया 2025 वाला है उसमें 2 से ही स्टार्ट है और 6 तक चला गया। एक नया जोन जुड़ा है, छठवां। तो टोटल 5 जोन हो गए हैं, ये ध्यान रखना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली NCR किस वाले जोन में आता है, या कोई क्षेत्र विशेष यूपी किस जोन में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नया मानचित्र जारी किया है तो बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है। इसका एक कोड होता है। आजकल जो UPSC जिस हिसाब से पेपर बना रहा है, ये फैक्चुअल चीज़ों में जा रहे हैं और ऐसी फैक्चुअल चीज़ों में जा रहे हैं जो लोग छोड़ देते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसने जारी किया। इसका कोड क्या है, IS 1893/2025।
पुराने मानचित्र में 4 जोन थे, जोन 2 से 5 तक। नए मानचित्र में 5 जोन हैं, जोन 2 से 6 तक। तो नया कौन सा जुड़ा? जोन 6। पहले कुल भूकंप संभावित क्षेत्र जो इंडिया में था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, परसेंटेज 59, मतलब लगभग 58 समथिंग था, लगभग 59 था। अब कितना क्षेत्रफल हो गया है इंडिया का? 61% क्षेत्रफल ऐसा है जो भूकंप संभावित क्षेत्र है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि भूकंप संभावित क्षेत्र, अति संभावित क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा संभावित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, क्योंकि पहाड़ों का निर्माण भी प्लेटों के टेक्टोनिक से ही होता है। या तो प्लेट क्या कर रही है, अभिसरण कर रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो एक प्लेट सबडक्ट कर जाती है, एक सबडक्ट कर जाएगी, दूसरी उसके ऊपर चढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? पर्वत बनेगा। खासतौर से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय वगैरह है, ठीक है। और जो हमारा यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट हो रही है, उसका जो मेन पॉइंट ही है वो हिमालय के नीचे ही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये प्लेट के बीच से समझो ज्वालामुखी उद्गार हो गया, तो दोनों प्लेट क्या है, इधर वाली इधर चली जाएगी, इधर वाली इधर, बीच से ज्वालामुखी का लावा निकलेगा। लावा निकलेगा तो ज्वालामुखी से भी पहाड़ बनते हैं, तो भी क्या हो रहा है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का यूज हो रहा है। इसीलिए पहाड़ और जो टेक्टोनिक थ्योरी है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो तो अति संभावित होते हैं भूकंप के। फिर कुछ मानव निर्मित, जैसे इंडिया में कोयना, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना, या खास तौर से हम बोलें कि दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार बोलते हैं, जो साउथ में महाराष्ट्र से लेके नीचे तक चला जाता है। और पठार क्या होते हैं? बहुत पुराने होते हैं। पठार सबसे पुरानी जगह होती है। पठारों को फाइनली माना जाता है कि ये टेक्टोनिक रूप से बहुत ही स्टेबल जगह है, यहाँ पे भूकंप नहीं आते। लेकिन महाराष्ट्र में एक कोयना जगह है, यहाँ पर कोयना बांध बनाया। बांध बना के हमने क्या किया, जो पृथ्वी का वजन है ना, वो अब पानी इकट्ठा होगा बांध में, बड़े पैमाने पर हुआ, तो ये वजन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। और जब भी शिफ्ट एक जगह से दूसरे हो तो असंतुलन होता है, पृथ्वी अपने आप को संतुलित करती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोयना बांध की वजह से यहाँ पर भूकंप आया था, नहीं तो इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आता था, ठीक है। तो फिर से चलते हैं आगे। अब इसको मापते कैसे हैं? ये जो इन्होंने मानचित्र जारी किया है, इसमें कौन सी मैपिंग पद्धति अपनाई? तो इनकी मैपिंग पद्धति कौन सी थी? प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजर्ड असेसमेंट, PSHA। सभी जोन देख लेते हैं। जोन 6 से शुरू करेंगे, 2 तक चलेंगे। तो जोन 6 अभी नया बना है इस बार। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट रिस्क वाला, मतलब सर्वोच्च रिस्क वाला जोन है। सुपर क्रिटिकल जोखिम क्षेत्र है। पहली बार 2025 में जोड़ा गया। यह उन क्षेत्रों को कवर करता है जहां 8 की तीव्रता से अधिक, मतलब 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना है। बाकी जोन में भी 8 तीव्रता के आने की संभावना है, लेकिन यह सबसे अधिक संभावना है। इसका विस्तार कहाँ है? तो जितना भी हिमालय की पट्टी है वो आ जाता है इसमें। अब हिमालय कहाँ से? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य कौन कौन से? असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, ये सारे आ गए, ठीक है। दूसरा जोन जो है वो है जोन 5, मतलब उससे थोड़ा सा कम क्षति वाला क्षेत्र है। तो बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, वेरी हाई रिस्क। अब जो पहले जोन 5 में थे ना, इस बार उसको जोन 6 में शामिल कर दिया, बस इतना जानो। तो इसमें कौन सा? कच्छ का रण, भुज में भूकंप आया था 2001 में। मोदी जी जस्ट बने ही थे CM वगैरह, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। कम से कम $10 बिलियन का उस समय पे नुकसान था, और 10 से 15,000 लोग भी मारे गए थे, ठीक है। तो ये आता है जोन 5 में। फिर उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार तथा तराई बेल्ट। जोन 4 में देख लेते हैं। इसे बोलते हैं उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, हाई रिस्क वाला क्षेत्र है। दिल्ली और दिल्ली NCR इसमें आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दिल्ली कई बार पूछा गया, ठीक है। पंजाब के उत्तरी हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र का कोयना बांध। कोयना बांध की अभी मैंने स्टोरी बताई है आप सभी को। जोन 3 जिसे बोला जाता है मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन 3 को क्या नाम दिया गया? मॉडरेट रिस्क वाला क्षेत्र है। यहाँ भी तीव्रता 7 तक के भूकंप अपेक्षित हैं। क्षेत्र क्या है? प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत भी महाराष्ट्र से नीचे का ही क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से,
केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, मध्य गुजरात। जोन 2 में ये निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है, लो रिस्क है। यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। अब भूकंप का मापन देख लेते हैं। मापन मैंने बताया है कि 2 तरीकों से होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड मापते हैं जब उसका, जैसे बोलते हैं तीव्रता, वो सब जगह सेम ही होती है, एक ही होती है। तो स्रोत से, जो स्रोत है ना उसका, वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है, जहाँ पर प्लेटों में हलचल हो रही है, वो स्रोत है। ये तो भूमि के नीचे है। यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, आ रही है, यहाँ से नापा जाता है। रिएक्टर स्केल इसे बोला जाता है। दूसरा होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या होता है, किसी स्थान पर क्षति और कंपन मापा जाता है, जिसे बोला जाता है मर्केली स्केल पर इसे मापा जाता है। रिएक्टर, अब देखो एक और अंतर है। रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आप सुनते होगे ना, 4 की तीव्रता वाला है, 5 का, तो जैसे ही एक सिंगल पॉइंट बढ़ता है ना, तो 10 गुना उसका आयाम बढ़ जाता है। यानी भूकंप 10 गुना प्रबल हो जाता है एक सिंगल पॉइंट बढ़ने पर। जैसे 5 से 6 की ओर जाओगी, 5 तीव्रता का भूकंप, फिर 6 तीव्रता का भूकंप, तो 10 गुना ये ज़्यादा तीव्र होगा 5 से 6 वाला। तो यही यहाँ पर पूरा लिखा है। और अगर ऊर्जा की बात करो तो 32 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है एक पॉइंट पड़ने पर। ये तो मैंने उदाहरण दे दिया कि 5 से 6 पर जाओ, 4 से 5 पर भी जा सकते हो, 2 से 3 पर भी जा सकते हो। अब भूकंप के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ कौन सी हैं? तो IIT रुड़की ने एक एप्लीकेशन विकसित किया था जिसे बोलते हैं भूदेव। भूदेव ये ऐप, ये क्या करता है, भूकंप का देखो, समझो कि जब प्लेटें मूव कर रही हैं, नॉर्मली भी मूव करती हैं, तो इसका बहुत समय पहले तक तो कोई भी चेतावनी नहीं दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल जो है वो 30 मिनट, मैक्स टू मैक्स। इंडिया में अभी जो बना है वो 30 से 70 सेकंड तक का है। यानी कि जो लोग घर के अंदर हैं वो बाहर निकल सकते हैं बस। तो ये क्या करता है, भूकंप आने से पहले सायरन नोटिफिकेशन वगैरह दे देगा। क्योंकि इतनी तीव्रता से आता है, ज़्यादा नीचे सेंटर नहीं होता है। जितना ही उथला सेंटर 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा जाता है 300 किलोमीटर तक। तो जब इतना सेंटर होता है इस भूकंप का, तो 300 किलोमीटर तक तरंगों को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। ठीक है, तो बहुत पहले से सूचना देना पॉसिबल नहीं है। अब प्रमुख सरकारी संस्थाएं कौन सी हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं? तो है पहली राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। 168 वेधशाला हैं इसकी। भूकंप के, अब ये पहले सूचना नहीं देती है, कब देती है? भूकंप के 5 से 10 मिनट के भीतर उसका केंद्र बता देती है कि इसका एपिसेंटर कहाँ था, तीव्रता क्या थी, गहराई बताने में सक्षम होते हैं। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बारे में तो अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। NDMA, NDRF वगैरह, SDRF, SDMA। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये NDRF की बात हो रही है, और ये NDMA की बात हो रही है। ठीक। फिर भारतीय मानक ब्यूरो, इसके बारे में मैंने बताया है कि पूरा मानचित्र ही इन्होंने अभी ये बनाया जो नया मानचित्र है। बाकी ये बिल्डिंग की क्या डिजाइन होनी चाहिए, जिस क्षेत्र में भूकंप जितना ज़्यादा संभावना है वैसे ये डिजाइन बताते हैं। मानक सामग्री क्या होनी चाहिए जिसका उपयोग हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। अब देख लेते हैं भारत में आए कुछ भूकंप। हाँ, इसके पहले ध्यान रखो, जिन्होंने भी एनवायरनमेंट की क्लासेज नहीं की हैं, एनवायरनमेंट की क्लासेज के लिए लेखपाल के नाम से एक PDF बना दी गई, एक प्लेलिस्ट बना दी गई इसी चैनल पर। ठीक है, उस प्ले लिस्ट में मोस्ट ऑफ द क्लासेज लेखपाल की हैं, एनवायरनमेंट की हैं, और अभी एक क्लासेज भी वहीं पर मिल जाएंगे आपको। 1950 में असम तिब्बत में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था। 8 के ऊपर अगर तीव्रता है तो बहुत विनाशकारी होती है। 1993 में लातूर, लातूर क्षेत्र बहुत फेमस रहता है, यहाँ पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। 2001 में भुज में गुजरात में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 20,000 के लगभग लोग मारे गए थे। देखो 2005 में कश्मीर में 7.6 का, 2015 में नेपाल में आया था 7.8 का। जैसे अभी हाल का ही बता रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान में 2025 में आया था, और यहाँ पर भूकंप आया कितना, बहुत ज़्यादा नहीं आया था, 7 समथिंग का आया था, लेकिन 2,000 लोग मर गए थे। क्योंकि यहाँ पर जो ढांचे बने, कच्चे मकान बने हुए हैं, बहुत जल्दी गिर जा रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ की जो आपदा रोधी संरचना है बहुत मजबूत नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे
ये सब जापान वगैरह में, जापान को पता है कि जापान का पूरा जो देश है वो भूकंप संभावित क्षेत्र है, वो पूरा टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही बसा हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपदा रोधी संरचनाएं बनाते हैं, तो वहाँ अगर 6-7 तीव्रता का आए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और अफगानिस्तान में 7 क्या 6.4 के लगभग आया था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब दुनिया में भूकंप देख लेते हैं। तो पूरे अगर वर्ल्ड में देखो तो एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, जहाँ पर प्लेट्स मिल रही हैं, ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। अगर आप देखो एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र, एंडीज पर्वत और समुद्र के आसपास का क्षेत्र देखो, इंडोनेशिया फिलीपींस वगैरह ये सब इसी में ही आ जाती हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में। और यहाँ पर दुनिया के जितने भूकंप आते हैं 90% भूकंप यहीं आते हैं। फिर दुनिया में कुछ बड़े भूकंप जो आए, ग्रेट चिली में भूकंप आया था, ग्रेट चिली भूकंप जिसे बोला जाता है, चिली में आया था 1960 में, तीव्रता थी 9.5। फिर सुमात्रा में भूकंप 2004 में आया था, इंडोनेशिया में है सुमात्रा, और 9.1 से 9.3 का। 2010 में हैती, हैती में तो बहुत लोग मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी वही गरीबी वगैरह है, संरचनाएं बहुत ख़राब हैं, जबकि तीव्रता बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी, 7 थी, और यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2011 में तोहोकू भूकंप आया था जापान में। इस भूकंप की वजह, क्योंकि ये समुद्र में आया था, तो सुनामी भी आ गई थी, और इस सुनामी ने इंडिया को भी प्रभावित किया था, जो अंडमान निकोबार वगैरह यहाँ पे भी सुनामी आई थी ये। ठीक है, और यहीं पर एक परमाणु प्लांट था, फुकुशिमा परमाणु प्लांट, इसकी वजह से इसको भी नुकसान पहुंचा था और परमाणु आपदा भी आ गई थी। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक भारत ने एक कोलिजन बनाया है, जैसे बोलते हैं वैश्विक एक संस्था बनाई है, आपदा प्रतिरोधी और संरचना के लिए गठबंधन। अगर अंग्रेजी में बोलें तो कोलिजन अगेंस्ट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी डिजास्टर आते हैं उसको सहन करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। मोदी जी ने लॉन्च किया था कहाँ पर, UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी 2019 की, इसमें लॉन्च किया था। 2025 तक 50 सदस्य हो गए इसके। इसका मुख्यालय भारत में, जैसे सोलर अलायंस पहला था जिसका मुख्यालय भारत में था, दूसरा ये था जिसका मुख्यालय भारत में है, नई दिल्ली में। COP26 में इसने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, IRIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। मतलब बहुत सारे आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर भारत या ये जो संस्था है प्रोग्राम चला रही है। 24 देशों में 22 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि इनकी आपदा रोधी संरचनाएं बनाने के लिए हैं। ये लेखपाल बैच की जानकारी। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी शुरुआत से ही बेहतरीन रहे और आप आगे रहो, तो समझ लेना अभी केवल एक सब्जेक्ट की बात हुई है, इसके साथ में कंप्यूटर भी चल रहा है, साथ में स्कीम चल रही है। अभी ही इतना अंतर आ गया होगा यहाँ के स्टूडेंटों में और बाहरियों में। बाहर का स्टूडेंट केवल सोच ही रहा होगा या पढ़ रहा होगा तो टुकड़ों में पढ़ाई हो रही होगी, यहाँ अलग तरीके से पढ़ाई हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। बैच कैसे ज्वाइन करना है, GS रेवोल्यूशन सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद ऑल कोर्सेज या स्टोर ऑप्शन में जाओगे उसी के अंदर, तो आपको कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, इसमें तो 100 रुपये का कूपन भी दिया गया है। और UPSI का भी बैच चल रहा है, यहाँ पर आपके 200 नंबर की तो ऐसे तैयारी होगी, हिंदी प्लस GS और मूल विधि कि इससे बाहर जाने की संभावना ही नहीं है, तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा जो आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ सभी जानते हैं, बाढ़ क्या होता है, जब जल स्तर में अचानक से क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, जन या धन की हानि होती है। मुख्य रूप से जल स्तर में बढ़ोतरी किस वजह से होती है, वर्षा के कारण, नदियों के जल स्तर में, जिससे बाढ़ आ जाती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, वर्षा के कारण ही कई बार क्या होता है, बांध टूट गया, कई बार क्या हो गया, बादल फट गए, इससे भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, क्षेत्र, भारत का अगर क्षेत्र की बात करो जो प्रभावित है, तो टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो बाढ़ प्रवण है। तो अगर 40 मिलियन का परसेंटेज निकालो तो ये बैठता है 12.16%। एरिया, भारत के कुल एरिया का 12.16% क्या है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। यहाँ पर बाढ़ आती रहती है और कभी भी आ सकती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा ये डेटा दिया गया।
अगर जिलों की बात करो तो 740 के आसपास भारत में जिले हैं, उसमें से 200 से अधिक जिले बाढ़ प्रवण हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करो तो 75 जिले में 44 जिले, अगर क्षेत्रफल की बात करो तो जिलों से नहीं, क्योंकि कोई जिला अगर प्रभावित होता है तो पूरा तो होता नहीं है, नदी उसके आसपास का क्षेत्र ही बाढ़ प्रवण होता है। तो यूपी का अगर देखो तो 30% क्षेत्रफल या 44 जिले ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई एरिया बाढ़ प्रवण है। बाढ़ रोकने हेतु सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको पता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाते हैं। इससे क्या होता है, बाढ़ के समय उसका पानी भर लो, और जब सूखा पड़े यानी कि वर्षा वाला सीजन चला जाए तो धीमे धीमे छोड़ते रहो, तो उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बिजली वगैरह बन जाती है। अन्य छोटे प्रोग्राम क्या चल रहे हैं, तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, फ्लड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। मिटिगेशन का मतलब होता है, हिंदी में होता है इसका मीनिंग समन, समन का मतलब होता है कम करना, उसके प्रभाव को कम करना। इसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ, ये जैसा मैंने बोला है कि तीसरी या चौथी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं पढ़ेंगे इसको। नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं, इसमें क्या होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसमें होता क्या है, सपोज करो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे बेतवा, केन बेतवा की बात हो रही है, यूपी में इसके जोड़ने की बात हो रही। तो बेतवा नदी क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है बरसात के समय पर बेतवा में। अब हमने क्या किया है कि बेतवा नदी को हमने जोड़ दिया है किससे, केन नदी से, इसमें कम पानी रहता है। तो जब दोनों जुड़ जाएंगी तो दोनों में पानी हमेशा बना रहेगा, और ये पानी अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो बाढ़ भी पैदा करता है और बह के समुद्र में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये बर्बाद भी नहीं होगा। और जब नदी जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, बांध भी बनाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय परियोजना है, पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना यही है, केन बेतवा। और सरकार ने 45,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया, मतलब कुछ बांध भी इस पे बनेंगे, तो हम इस पानी को इकट्ठा भी करेंगे। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजनाएं। अगर दूसरी राष्ट्रीय परियोजना ऐसी नदी जोड़ो की बात करो तो बिहार में है कोसी मेची नदी परियोजना। ठीक, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी इसका एक उदाहरण है। इसके बाद प्रमुख एप्लीकेशन की बात करो तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 किसने लॉन्च किया, राष्ट्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। इससे क्या है, इसकी 592 निगरानी स्टेशन हैं जो रियल टाइम अपडेट देते हैं कि कहाँ बाढ़ आ सकती है कहाँ नहीं। दूसरा फ्लड फोरकास्ट एप्लीकेशन है एक, ये भी सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया है। ये क्या करता है, इन्होंने जो 592 बेस स्टेशन बना रखे हैं, तो बेस स्टेशन के आधार पर ये करते हैं कि इस बेस स्टेशन पर बाढ़ आ सकती है, 7 दिन की ये पूर्वानुमान देते हैं, वर्षा का पूर्वानुमान देते हैं। फिर एक भुवन ऐप है, भुवन ऐप केवल बाढ़ के लिए नहीं है, भुवन ऐप इसरो का है, पूरे देश के मैप वगैरह इस ऐप पर रहते हैं, हर चीज़ की मैपिंग करते हैं। तो ये क्या है, बाढ़ की भी मैपिंग करते हैं, जल संसाधनों की भी मैपिंग करते हैं। फिर आपदा प्रबंधन कैसे होता है, जैसा मैंने बोला है कि आपदा प्रबंधन लास्ट की क्लास है, पहले सारी आपदाएं जान लो कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, और उन आपदाओं का मेन प्रबंधन तो उसी में समझो। जैसे भूकंप है तो भूकंप का कोई खास प्रबंधन होता नहीं है, भूकंप रोधी क्या है, अवसंरचना ही बनानी होती है, मकान स्ट्रक्चर भूकंप रोधी बनाओ, केवल यही प्रबंधन है और कुछ नहीं है। ठीक, तो जैसे जैसे जो आपदा पढ़ोगे उसका मेन प्रबंधन, उससे संबंधित एप्लीकेशन तो उसी क्लास में आ जाएंगे, बाकी लास्ट में भी एक क्लास आएगी आपदा प्रबंधन पर। ठीक है, तो रोकथाम और शमन। अब जो कि आपदा कहीं पर है तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, या तो उस आपदा को रोक लो। रोकने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो कहीं पर कोई संभावित क्षेत्र है जहाँ पर आसानी से बाढ़ आ जाती है, तो हम देखेंगे कि इसके रीजन क्या है बाढ़ आने के। ऐसा तो नहीं है कि नदी का जो एरिया है उसको एनक्रोच कर लिया लोगों ने, क्या कर लिया, नदी का जो बाढ़ वाला एरिया है, जिसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, खादर भूमि, खादर में तो जाके लोगों ने नहीं मकान बना लिए, क्योंकि वो तो बाढ़ वाला एरिया है ना। तो यहाँ से हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे, कुछ अगर पेड़ वगैरह लगाने हैं पेड़ वगैरह लगाएंगे, और उधर कुछ चीज़ें बनाएंगे जिससे कि पानी इधर आए ना। तो इसे बोलते हैं, या तो आपदा के पहले ही ऐसी व्यवस्थाएं बना लो, ऐसा ढांचा बना लो जिससे रोक सको। अगर नहीं रोक सकते हो तो कम से कम मिटिगेशन, उसका जो प्रभाव है वो कम कर सकते हो, जिसे बोलते हैं समन। ठीक है, प्रभाव कम। दूसरा होता है, अगर ये सब काम हो गया इसके बाद दूसरा क्या होता है, तैयारी, आपदा के लिए तैयार रहना। तो पूर्वानुमान लगाते हैं कब आएगी, कितने उसमें रहेगी, उसका स्केल क्या रहेगा आने का, चेतावनी, लोगों तक जानकारी सही समय पर पहुंच जाए तो बहुत सारी आपदाएं रोकी जा सकती हैं, और ट्रेनिंग देना। फिर तीसरा होता है आपदा के समय, आपदा के समय क्या होता है, खोज बचाव राहत कार्य होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, रिकवरी पुनर्वास, जो लोग भी प्रभावित हैं उनका पुनर्वास कराना।
अब कुछ अन्य चीज़ें, मौसम एप्लीकेशन है एक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किया गया है, जो मौसम विज्ञान विभाग है भारत का। ये क्या करता है, मौसम का पूर्वानुमान करता है, बाढ़ चक्रवात की चेतावनी जारी करता है। दूसरा मेघदूत एप्लीकेशन है। अधिकांश क्वेश्चन देखो फैक्चुअल आ रहे हैं, तो फैक्ट्स देने की कोशिश की जा रही है कि हर क्लास में अब आपको उससे रिलेटेड बहुत फैक्ट दे दिए जाएं, चाहे वो परसेंटेज में, चाहे जिला में, चाहे कितना एरिया प्रभावित है, क्या है नया, क्या है ये एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। तो मेघदूत एग्रो एप्लीकेशन, अब एग्रो लगा है मतलब कृषि के लिए मेनली, तो कृषि मौसम सलाह है, लेकिन सूखा बाढ़ चेतावनी भी जारी करता है, आईएमडी द्वारा विकसित है। तीसरा आईएमडी द्वारा विकसित ये भी है, दामिनी ऐप, लाइटनिंग ऐप है, जो बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकने से हर साल सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या करेगा, बिजली गिरने की चेतावनी आधा घंटे पहले तक जारी कर देगा और रियल टाइम अलर्ट करेगा, जिससे लोग अंदर छिप जाएं। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो शेयर जरूर करें। जो लोग भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर क्या सर्च करें, जीएस रिवॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पेड बैच में ग्रुप कॉल्स होती हैं, उन्हें जरूर सुना करो, आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। बाहर जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो केवल 50% भी नहीं होती हैं, जितनी फिर टेलीग्राम पेड ग्रुप में ग्रुप कॉल टेस्ट वगैरह इन सब में होती हैं। तो बिल्कुल शेयर करो, पढ़ाई करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।